नमस्कार मित्रों, आपके अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपके समक्ष जो मोबाइल नंबर प्रस्तुत हैं उन मोबाइलों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या अथवा आप सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज हम इस एपिसोड में आपको महालक्ष्मी योग के 5 योगों की जानकारी देने जा रहे हैं। यह योग अपने आप में एक अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत महान राजयोग हैं। इन 5 योग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनमें से एक भी योग यदि आपकी कुंडली में सिद्ध होता है, लागू होता है, लगा हुआ है तो आप निसंदेह आप पर जीवन पर्यंत मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी और आप अत्यंत धनवान होंगे, लखपति, करोड़पति, अरबपति हो सकते हैं। इन 5 युगों को हम एक साथ पंच महालक्ष्मी युग कहते हैं। जो 5 युग मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें से एक भी युग यदि आपकी कुंडली में लागू होता है तो निसंदेह आप अत्यंत धनवान होंगे, धनाढ्य होंगे, आपकी धन की स्थिति अत्यंत मजबूत होगी। तो आइए पंच महालक्ष्मी युग के पहले युग है ना, पहले सूत्र को हम जान लेते हैं। मित्रों, जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह 5 सूत्र, 5 युग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप किसी भी लग्न की कुंडली पर लगा सकते हैं, किसी भी लग्न कुंडली पर अप्लाई हो सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर जो मेष लग्न, यहाँ पर वृष लग्न, यहाँ पर मिथुन लग्न, यहाँ पर धनु लग्न और यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली बना रखी है। मैं आपको इन कुंडलियों में बताऊंगा, लेकिन यह सूत्र जो आपको बताने जा रहा हूँ, आप किसी भी लग्न की कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पंच महालक्ष्मी युग का पहला युग, पहला सूत्र है कि जन्म कुंडली में भाग्येश, भाग्येश है ना, भाग्य भाव का स्वामी स्वराशिस्त या उच्च राशि का या मूल त्रिकोण राशि का या मित्र राशि का होकर कहाँ बैठा हो, केंद्र में बैठा हो और जन्म कुंडली में लग्नेश बलवान हो तो बन जाता है महालक्ष्मी युग का पहला सूत्र, यहां पर लागू हो जाता है। मित्रों, इस सूत्र की प्रबलता देखिए। भाग्येश केंद्र में, भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो, कैसा बैठा हो, स्वराशिस्त होकर अथवा उच्च राशि का अथवा मूल त्रिकोण राशि का अथवा मित्र राशि का होकर केंद्र में बैठा हो तो यहाँ पर जब भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में जाकर बैठेगा, केंद्र के जो स्थान होते हैं यह माफ कीजिए, यह विष्णु के स्थान माने जाते हैं और जो त्रिकोण के स्थान होते हैं यह मां लक्ष्मी के स्थान माने जाते हैं। तो जब भाग्य भाव का स्वामी यहाँ पर केंद्र भाव में उच्च स्वराशिस्त या मूल त्रिकोण या मित्र राशि का होकर बैठेगा तो अत्यंत बलवान हो जाएगा और इससे जातक का भाग्य अत्यंत प्रबल हो जाएगा। साथ ही साथ कहा गया है कि लग्नेश भी बलवान हो। तो लग्नेश कहीं भी कुंडली में बैठा हो और बलवान होकर बैठा हो तो यहाँ पर यह सूत्र लागू हो जाता है। महालक्ष्मी युग का यह अत्यंत महान राजयोग यह कुंडली में सिद्ध हो जाता है यदि यह सूत्र कुंडली में लगा हुआ है तो। मित्रों, उदाहरण के तौर पर इसको ऐसे समझ सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली बना रखी है, इस सूत्र को आप किसी भी लग्न की कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेष लग्न है और यहाँ पर नवम भाव भाग्येश, नवम भाव का स्वामी केंद्र में उच्च का स्वराशि का, उच्च का या मूल त्रिकोण का या मित्र राशि का होकर बैठा हो। तो मान लीजिए यहाँ पर नवम भाव का स्वामी केंद्र में चतुर्थ भाव में यहाँ पर उच्च का होकर बैठा हुआ है और प्लस लग्नेश बलवान होना चाहिए। तो मान लीजिए कि लग्न का स्वामी है यह दशम भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर मंगल उच्च का हो जाएगा। यहाँ पर नवम भाव का स्वामी, नवम भाव में 9 नंबर की राशि जिसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति, बृहस्पति केंद्र भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर लग्नेश भी बलवान हो गया है तो यहाँ पर यह सूत्र सिद्ध हो जाता है। तो जरूरी नहीं गुरु नवम का स्वामी उच्च का ही हो, स्वराशिस्त का, उच्च राशि का, मूल त्रिकोण का या मित्र राशि का हो सकता है। लग्नेश का बलवान होना चाहिए, कहीं भी लग्नेश बैठा हो बलवान होना चाहिए। तो यहाँ पर यह सूत्र लागू हो जाता है और इसके बनने से व्यक्ति अत्यंत धनवान बनता है। आइए अब हम महालक्ष्मी के दूसरे युग को जानते हैं। दूसरा युग क्या कहता है कि लग्नेश त्रिकोण में हो और धनेश लाभ भाव में हो और धन भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह महालक्ष्मी युग का जो महान सूत्र कुंडली में लागू हो जाता है। और यदि यह सूत्र बना हुआ है तो निसंदेह वह व्यक्ति अपने जीवन में जीवन पर्यंत उस पर मां लक्ष्मी की कृपा, विशेष कृपा बनी रहेगी और वह जातक अपने जीवन में अत्यंत धनवान बनेगा, अत्यंत धनाढ्य बनेगा, धन की स्थिति उसकी अत्यंत मजबूत होगी। आइए अब इस सूत्र को कुंडली पर समझ लेते हैं कि आखिर यह कैसे लागू हो सकता है।
फिलहाल मित्र मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए वृष लग्न की कुंडली बना रखी है। आप किसी भी लग्न की कुंडली पर इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। तो सूत्र क्या कहता है, कहता है कि लग्नेश लगन भाव का स्वामी कहाँ, त्रिकोण में। त्रिकोण कौन होते हैं, पंचम और नवम भाव होते हैं। तो लग्न का स्वामी त्रिकोण में यानी नवम या पंचम में बैठा हो और धनेश लाभ भाव में हो, यानी धन भाव का स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ पर, लाभ भाव में बैठा हो और धन भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, मतलब इस भाव पर कहीं भी से भी शुभ ग्रह देख रहा हो, इस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो यह सूत्र लागू हो जाता है। और इस सूत्र के लागू होने से व्यक्ति निसंदेह अपने जीवन में उस पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। वो अत्यंत धनाढ्य होता, लखपति, करोड़पति, अरबपति हो सकता है। तो कुंडली में यह सूत्र कैसे बनता है समझ लेते हैं। लग्नेश त्रिकोण में हो, यानी मान लीजिए कि यहाँ का जो लग्न है, इस वृष लग्न की कुंडली में लग्न भाव में 2 नंबर की राशि जिसका स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र माना कि यहाँ पर त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है। तो पहली शर्त लग्नेश त्रिकोण में, तो लग्नेश त्रिकोण में आ गया, नव या पंचम में दोनों में से भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर लग्न का स्वामी इस भाव में या इस भाव में होना चाहिए। तो यहाँ पर यह लग्न का स्वामी नवम भाव में आ गया, प्लस धनेश लाभ भाव में हुआ है। धन इस भाव, धन दूसरा भाव धन का भाव कहलाता है। इस भाव का स्वामी कहाँ, लाभ भाव में होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि के स्वामी बनते हैं बुध, यानी धनेश हो जाएंगे बुध। बुध कहाँ बैठे हों, लाभ भाव में बैठे हों। अब आगे चलिए, इसमें क्या है, और धन भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो कहीं से भी कहीं भी शुभ ग्रह बैठा हुआ हो और धन भाव को देख रहा हो। मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, ये तो बुध जो शुभ ग्रह होते हैं वो होते हैं गुरु, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध। तो ये 4 ग्रह शुभ ग्रह होते हैं। इन 4 ग्रहों में कहीं भी बैठे हों और इस भाव को देख रहे हों तो समझ लीजिए कि कुंडली में महालक्ष्मी का यह सूत्र लागू हो गया है और निसंदेह वह व्यक्ति अत्यंत धनाढ्य होगा। इस सूत्र में आप देखेंगे कि लग्नेश त्रिकोण में आ गया और धनेश लाभ भाव में आ गया और लाभ धन भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह सूत्र लागू हो जाता है। मित्रों, जो सूत्र मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इस सूत्र में यहाँ पर बुध नीच के हो गए हैं, लेकिन यदि पूरे ग्रह की स्थापना की जाए तो निसंदेह जब धनेश, जब यह सूत्र लागू होगा और धनेश जब इस भाव में, लाभ भाव में बैठेगा, तो यहाँ पर उसका जो बुध, मान लीजिए बुध भी बैठा, कोई भी बैठा, तो यदि नीच का भी बैठा तो उसका नीच भंग राज अवश्य होगा, यदि यह सूत्र यदि लागू हो रहा है कुंडली में। तो फिलहाल मैंने आपको यह सूत्र वृष लग्न की कुंडली पर समझाया। आप किसी भी लग्न की कुंडली पर इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हो। अब आइए, अब चलते हैं तीसरे सूत्र पर, महालक्ष्मी योग के तीसरे महान सूत्र पर। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली बना रखी है। आप किसी भी लग्न की कुंडली पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। महालक्ष्मी योग का तीसरा सूत्र है कि जन्म कुंडली के केंद्र में नवमेश और पंचमेश बैठे हों। जन्म कुंडली के केंद्र में, केंद्र भाव में नवमेश नवम भाव का स्वामी, पंचमेश पंचम भाव का स्वामी केंद्र में बैठे हों और इन पर नवमेश पंचमेश दोनों पर 3 या 3 से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ना चाहिए। शुभ ग्रह कौन से हैं? गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। तो ये 4 ग्रह हैं फिलहाल शुभ ग्रह, लेकिन इनमें से कोई 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि इन दोनों पर पड़ना चाहिए। यह पंचमेश और नवमेश केंद्र में बैठे होना चाहिए। एक साथ या अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों पर 4 शुभ ग्रहों की दृष्टि, माफ कीजिए 3 या 3 से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ना अत्यंत आवश्यक है। आइए इस सूत्र को हम मिथुन लग्न की कुंडली पर समझ सकते हैं। फिलहाल आप किसी भी लग्न की कुंडली पर इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसे मिथुन लग्न की कुंडली पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर केंद्र में नवमेश और पंचमेश बैठे हैं। तो यहाँ पर केंद्र भाव ये हो गए, यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी। पंचम भाव का स्वामी यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र बनेंगे, और यहाँ पर नवम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, शनि बनेंगे। शुक्र शनि मान लीजिए केंद्र में यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ, साथ में अलग अलग भी हो सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर साथ में बैठा दिया है। तो यहाँ पर पंचमेश शुक्र और नवमेश शनि के साथ बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ मान लीजिए बुध बैठे गए हैं। तो यहाँ पर शुक्र स्वयं एक शुभ ग्रह है, तो पहली दृष्टि मान लीजिए इन्हीं की प्रभाव, स्वयं का प्रभाव स्वयं पर पड़ेगा शुभ। और साथ ही साथ बुध है, तो यहाँ पर द्वितीय शुभ ग्रह यह हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो यहाँ से गुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से यहाँ पर इन दोनों को, पंचमेश और नवमेश को देखेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, लगभग 3-4 ग्रहों का शुभ प्रभाव इन पर पंचमेश और नवमेश पर
पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि केंद्र भाव में नवमेश पंचमेश कहीं भी बैठे हैं, उन पर कहीं से भी 3 या 3 से अधिक ग्रहों का शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो समझ लीजिए कि यह सूत्र उस कुंडली में लागू हो गया है। और यह यदि महालक्ष्मी योग का यह सूत्र लागू होता है तो निश्चित ही वह व्यक्ति अत्यंत धनवान होगा, अत्यंत धनाढ्य होगा। आइए मित्रों, अब हम महालक्ष्मी के चौथे योग को जान लेते हैं। चौथा योग क्या है, आइए जानते हैं। चौथा योग है कि जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु बैठा हो और गुरु बृहस्पति स्वराशि या उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि के यानी बलवान होकर कहाँ बैठे हो, केंद्र में बैठे हो। केंद्र में बैठे हो तो समझ लीजिए कि महालक्ष्मी के योग का यह चौथा सूत्र लागू हो गया हो। निस्संदेह ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनाढ्य होगा अथवा अत्यंत धनाढ्य बनेगा। इसे हम धनु लग्न की कुंडली पर समझ लेते हैं। फिलहाल यह सूत्र किसी भी लग्न कुंडली पर आप अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हो, लागू हो सकता है। तो फिलहाल हम इसे धनु लग्न की कुंडली पर समझ लेते हैं। तो छठे भाव में, जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु हो तो यह हो गया कुंडली का छठा भाव। इसमें माना कि राहु बैठा हुआ है और गुरु कहाँ, केंद्र में। गुरु बृहस्पति केंद्र में कैसे हो, स्व या उच्च या मूल त्रिकोण या मित्र राशि के। तो यहाँ पर मान लीजिए गुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो छठे भाव में राहु हो गया और गुरु केंद्र में स्व राशि का हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से यह सूत्र इस कुंडली में लागू हो गया है। तो यह सूत्र यदि कुंडली में लागू होता है, चौथा योग, महालक्ष्मी योग का चौथा योग यह लागू होता है, तो यह एक अत्यंत महान राजयोग है। निस्संदेह वह व्यक्ति अपने जीवन काल में उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उस पर बनी रहेगी। ऐसा जातक धनाढ्य होगा अथवा नहीं होगा तो अपने जीवन काल में अत्यंत धनवान जरूर बनेगा, उसकी धन की स्थिति अत्यंत प्रबल होगी। क्योंकि मित्र छठे भाव में राहु का बैठना शत्रुहंता योग बना देता है और गुरु का सेंटर में स्वराशस्त्र का होकर बैठना यहाँ पर पंच महापुरुष योग बना हुआ फिलहाल, लेकिन इस गुरु का सेंटर होना एक अत्यंत बलवान योग बना देता है जो अन्य दोषों को भी समाप्त करने का पावर रखता है। आइए अब महालक्ष्मी योग के पांचवें योग को जान लेते हैं, पांचवें सूत्र को जान लेते हैं। सूत्र क्या है आइए जानते हैं। पांचवा योग, पांचवा सूत्र, जन्म कुंडली में लाभेश, लाभ भाव का स्वामी लाभेश केंद्र में बैठा हो और लाभ भाव को, स्वयं के भाव को देख रहा हो। लाभ भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो और ऐसी जहां बैठा हो जहां से वह लाभ भाव को देख रहा हो। और लग्नेश कहाँ बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो। और भाग्येश अब भाग्य भाव में बैठा हो। तो यह योग यदि कुंडली में लागू होता है तो ऐसा व्यक्ति निस्संदेह अत्यंत धनाढ्य होता है, करोड़पति होता है, अरबपति होता है, लखपति होता है, उसके पास धन की अत्यंत प्रबल स्थिति होती है। यह सूत्र का लागू होना निश्चित ही तय कर देता है कि वह व्यक्ति अत्यंत धनाढ्य होगा, लखपति, करोड़पति अवश्य होगा। यह सूत्र अपने आप में एक अत्यंत प्रबल, एक अत्यंत उत्तम कोटि का श्रेष्ठ राजयोग है। अब कुंडली में यह कैसे लागू हो सकता है, देखिए। जन्म कुंडली में लाभेश है, लाभ भाव का स्वामी केंद्र में ऐसी जहां बैठा हो जहां से वह लाभ भाव को देख रहा हो। और फिर लग्नेश लाभ भाव में जाकर बैठा हो और भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठा हो तो यह सूत्र लागू हो जाता है। मैं इस सूत्र का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली पर करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल आप किसी भी लग्न की कुंडली पर इसे आप लगा सकते हैं जिस पर यह लग जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, सूत्र कहता है कि लाभ भाव का स्वामी केंद्र में हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो 11वां भाव लाभ का भाव होता है, यह भाव जो होता है कुंडली का लाभ भाव होता है और इसमें 8 नंबर की राशि लिखी हुई जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। यहाँ पर लाभेश बन जाएंगे मंगल। लाभेश केंद्र में बैठे हो, मान लीजिए कि लाभेश यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से जब लाभेश यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो मंगल है, तो मंगल की 4, 7, 8 दृष्टि होती है। तो मंगल यहाँ से अपने भाव को 8वीं दृष्टि से देखेंगे। पहली शर्त यहाँ पर क्लियर हो जाती है। दूसरी शर्त, लग्नेश लाभ भाव में हो तो यहाँ पर लग्न भाव में 10 नंबर की राशि तो लग्नेश बनेंगे शनि। लग्नेश कहाँ होना चाहिए, लग्नेश लाभ भाव में हो। तो मान लीजिए कि शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पहली शर्त हो गई कि लाभेश केंद्र में हो गया और लाभ भाव को देख रहा है। दूसरी शर्त लग्नेश लाभ भाव में हो गया। तीसरी शर्त है भाग्येश भाग्य भाव में होना चाहिए। तो नाम भाव जो होता है वो भाग्य भाव होता है। इसमें जो राशि लिखी हुई उसका स्वामी भाग्येश होता है। तो यहाँ पर 6 नंबर की राशि लिखी हुई इसलिए भाग्येश बनेंगे बुध। वो बुध भी माना कि यहीं पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से कुंडली में यह सूत्र लागू हो गया। लाभेश केंद्र में बैठा हुआ है और लाभ भाव को देख रहा है और प्लस लग्नेश लाभ भाव में, तो लग्न का स्वामी लाभ भाव में जाकर बैठ गया।
प्लस भाग्य भाग्य भाव में, इस भाव का स्वामी इसी भाव में बैठा, तो इस प्रकार से यह सूत्र इसमें मकर लग्न कुंडली में लागू हो गया है। लेकिन आप इसे आप किसी भी लग्न कुंडली पर लागू लगा सकते हैं जिसपे यह लग जाए। मित्रों, ये 5 योग मैंने आपको बताए हैं ना, 5 योगों में से कोई एक योग भी यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लागू हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, लगा हुआ है, तो निस्संदेह उस पर जीवन पर्यंत मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। ऐसे जातक की धन की स्थिति अत्यंत मजबूत होगी, प्रबल होगी। ऐसा व्यक्ति लखपति, करोड़पति, अरबपति हो सकता है। उसकी धन की स्थिति अत्यंत मजबूत होगी, उस पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। वह व्यक्ति धनाढ्य होगा, धनवान होगा। मित्रों, यह महालक्ष्मी योग के 5 योग अत्यंत महान राजयोग, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग हैं। मित्रों, पंच महालक्ष्मी योग की जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं जो आपको समझाया है वह बड़ी ही सरलता से आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, हमेशा पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करती है, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखती है। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय को लेकर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।